नमस्कार कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे पशुपालन की। और पशुपालन ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूपी के टेट, चाहे एमपी पेट, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे एओ है, कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स हो, सभी में पशुपालन का टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आज बात कर रहे हैं अपन पशुपालन स्टार्ट कर रहे हैं। और पशुपालन के अंदर पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपन नस्लें, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भैंस की नस्लें। तो आज बात करेंगे भैंस की नस्लों के बारे में, लेकिन सबसे पहली बात करें इसका जूलॉजिकल नेम। देखिए दोस्तों, इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बुवेलस बुवेलिस। बुवेलस बुवेलिस। तो ये हो गया बुवेलस बुवेलिस, क्या हो गया, भैंस का जूलॉजिकल नेम। अगर बात करें कुल की, तो भैंस का जो कुल होता है, कुल की, तो कुल होता है इसका बोवेडी। भैंस का कुल होता है बोवेडी। और आपको ध्यान ये रखना है, अपना जो सिलेबस है उसके अंदर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ध्यान रखना, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई और बकरी, चारों का जो कुल माना जाता है वो माना जाता है बोवेडी कुल के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें ऊंट, तो ऊंट आता है कैमेलिडी के अंदर। और इसके अलावा एक अपने और है, जो भी मुर्गियां हैं, मुर्गियां आती है फेसियोलॉजी कुल के अंदर। तो ध्यान रखना, गाय हो गई, भैंस, भेड़ और बकरी, चारों का कुल हो गया बोवेडी, और ऊंट का कुल हो गया कैमेलिडी, और मुर्गी का कुल हो गया, वो हो गया फेसियोलॉजी। अगर बात करें उत्पत्ति स्थल, तो भैंस का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वो माना जाता है भारत। भैंस का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वो माना जाता है भारत। तो ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर बात कर रहे हैं अपन भैंस की, तो आपसे पहले बात करें तो एक संस्थान का नाम आपने सुना होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, और मैं बात कर लेता हूं संस्थान की। तो एक संस्थान है राष्ट्रीय, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब बार एग्जाम्स में पूछा गया, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर। कहां पर स्थित है, करनाल। और करनाल कहां आता है, हरियाणा के अंदर आता है। तो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1984। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पशुपालन का, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ये इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा के अंदर। और इस करनाल हरियाणा के अंदर इसका जो कार्य दिया गया है, ये जितने भी भारत के अंदर चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितनी भी नस्लें हैं, उन सभी का वर्गीकरण इसी इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है। और भारत में मान्यता प्राप्त जो भैंस की नस्लें मानी जाती है वो है 17। तो क्वेश्चन आ सकता है, भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें, भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हो गई, पहले 16 थी और अब मान्यता प्राप्त नस्लें हो गई 17। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मान्यता प्राप्त नस्लों का जो वर्गीकरण किया जाता है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज भी बेसिक क्वेश्चन है। तो भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हो गई 17। अगर भैंस के बोटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम की बात करें, तो बुवेलस बुवेलिस इसका बोटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम हो गया। अगर कुल की बात करें, तो भैंस का जो कुल होता है वो होता है बोवेडी। उत्पत्ति स्थल हो गया भारत। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर करनाल है, और करनाल के अंदर एक और एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, और वो है, अब बात कर रहे हैं अपन एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई। ये क्वेश्चन जेट 2021 के अंदर पूछा हुआ है, एनडीआरआई कहां स्थित है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या बोल दो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये इंस्टीट्यूट भी कहां पर स्थित है, करनाल के अंदर। ये इंस्टीट्यूट भी कहां स्थित है, करनाल के अंदर। और करनाल कहां आता है, हरियाणा के अंदर। ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन और आता है, जब एनडीआरआई की प्रथम स्थापना कब, कहां पर हुई थी, वो हुई थी बेंगलोर के अंदर। कहां हुई थी, बेंगलोर के अंदर। ध्यान रखना, प्रथम स्थापना कहां पर हुई थी, स्थापना कहां हुई थी, बेंगलोर के अंदर। और ये स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। तो क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है, एनडीआरआई की स्थापना कहां पर हुई, बेंगलोर के अंदर, और कब हुई, 1923 में। लेकिन इसको 1955 के अंदर कहां पर स्थापित कर दिया, स्थानांतरण, मतलब कह सकते हैं इसका स्थानांतरण कर दिया गया। वो कहां पर, 1955 में करनाल में कर दिया गया। कहां पर स्थापित किया, करनाल के अंदर। और कब किया गया, 1955। तो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है,
एनडीआरआई की स्थापना कहां हुई? बेंगलोर के अंदर हुई। कब हुई? 1923 में। लेकिन 1955 में कहां पर स्थापित कर दिया इसको? करनाल हरियाणा के अंदर। तो दो इंस्टीट्यूट हो गए कहां पर? करनाल के अंदर। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। और बात कर रहे हैं एनडीआरआई की, तो एनडीआरआई की स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। और 55 में कहां स्थानांतरण कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? करनाल हरियाणा। अब ये अपन पढ़ रहे हैं भैंसों की नस्लें, तो भैंस में भी एक और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। भैंस की बात कर ले तो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, संस्थान ये भी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और ये कहां पर है? हिसार के अंदर। ध्यान रखना ये कहां पर है? हिसार। और हिसार कहां आता है? हरियाणा के अंदर। तो देखो तीन इंस्टीट्यूट हो गए, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन एनडीआरआई और भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? हरियाणा के अंदर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना इसकी लोकेशन है वो है हिसार हरियाणा। तो करनाल में दो, हिसार में एक, तो तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट अपने बात कर रही। इसके अलावा अगर भैंस के टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनडीआरआई के साथ साथ में एक और इंस्टीट्यूट पूछता है, एनडीडीबी, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, या बोल दो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और ये स्थिति है, ये है आनंद के अंदर। कहां पर है? आनंद। और आनंद कहां आता है? गुजरात के अंदर आता है। ध्यान रखना आनंद कहां पर आता है? गुजरात के अंदर। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहां पर है? आनंद, गुजरात। और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1965। कब हुई थी? 1965 के अंदर। और कहां पर हुई थी? आनंद, गुजरात के अंदर। तो चार इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। अगर आपसे बात कर ले, आनंद आते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है अमूल, AMUL, AMUL, अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सुना भी होगा। अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी है अमूल। राजस्थान की बात कर ले अगर, राजस्थान के अंदर सप्लाई के आधार पर सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो वो आती है सरस। और भारत की बात कर ले, दूध सप्लाई के आधार पर सबसे बड़ी डेयरी कौन सी मानी जाती है? अमूल। अमूल का जो पूरा नाम है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कह सकते हैं अपन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है आनंद के अंदर। और आनंद कहां आता है? गुजरात के अंदर आता है आनंद। आप गुजरात घूमने जाओगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। और इसकी स्थापना एग्जामों में, बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछी गई है। आनंद अमूल की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 के अंदर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पेज से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, अपन पढ़ रहे हैं भैंसों की नस्लें। भैंस का जो जूलॉजिकल नेम हो गया वो हो गया बुवेलस बुवेलिस। अगर बात करें कुल की तो कुल हो गया बोविडी। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो वो हो गया भारत। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान कहां पर स्थित है? हिसार हरियाणा के अंदर। भारत में अगर मान्यता प्राप्त नस्लें पूछे भैंस की तो वो हो गई अपनी 17। अगर एक इंस्टीट्यूट और है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, और ये कहां पर स्थित है? करनाल हरियाणा के अंदर। और करनाल हरियाणा के अंदर एक और इंस्टीट्यूट है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई कहां स्थित है? वो भी कहां पर है? करनाल हरियाणा के अंदर। एनडीआरआई में कंफ्यूजन होंगे, एनडीआरआई की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले 1923 में हुई थी, और वो हुई थी अपने बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर से 1955 में वहां करनाल हरियाणा में क्या कर दिया? इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर करनाल की बात करें तो एक और इंस्टीट्यूट है एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये कहां पर है? आनंद, गुजरात के अंदर। और वहीं पे एक और इंस्टीट्यूट है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये थी अपनी बेसिक बात। एक बार आप उसके बाद में अगर बात करें अपन भैंस के बारे में बात करें तो एक और अच्छी बातें हैं, और वो क्या है? देखो एक आपने नाम सुना होगा भैंस के बारे में। अगर विश्व की बात करें, देखो मैं यहां पर पूरे संसार का मैप बना देता हूं। यहां पर मैं आपको राजस्थान का मैप के साथ भारत का, और यहां पर मैं बात करता हूं राजस्थान की।
अगर बात करें पूरे संसार के अंदर, और आप सभी को पता पूरे संसार में, ये समझिए इस मैप की सहायता से मैं आपको बता रहा हूं, मैप नहीं है लेकिन आपको डायग्राम की सहायता से बता रहा हूं, ये पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है। अगर बेसिक क्वेश्चन आए कि पूरे विश्व में ये लगभग 206 देश है, सभी देशों में मिलाकर अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है, सर्वाधिक पशु विश्व में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है, तो कहां क्या आएगा, गाय। ध्यान रखना, पूरे संसार में सबसे ज्यादा पशु, पूरी सृष्टि पे, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा पशु पाया जाता है, तो क्या आएगा, गाय। अगर बात करें भारत के अंदर लगभग 28 राज्य हैं, तो इन राज्यों की बात करें, भारत में कौन सा पशु सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक पशु, भारत में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है, तो यहां भी आएगा गाय। भारत के सभी राज्यों में मिलाकर सबसे ज्यादा पशु पाया जाएगा गाय। पूरे विश्व में सभी देशों में मिलाकर सबसे ज्यादा कौन सा पशु पाया जाएगा, गाय। अगर बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान में लगभग 33 राज्य हैं। अगर आप यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के हो तो ये डाटा आप अपने स्तर पे अलग रखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी को मिलाकर कौन सा पशु राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो यहां पर आंसर आएगा बकरी। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाई जाएगी, बकरियां। ध्यान रखना, विश्व में कौन सा पशु पाया जाएगा, गाय। भारत में कौन सा पशु पाया जाएगा, गाय। और राजस्थान में कौन सा पशु पाया जाएगा, बकरियां पाई जाएगी। अब यहीं से एक कॉमन क्वेश्चन आता है, देखो ये विश्व का मैप है, यहां पर आ गई भारत, ये आ गया भारत। सपोज करिए यहां पर भारत का मैप है, यहां पर है ब्राजील, एक देश, दो देशों के नाम लिख रहा हूं मैं, ब्राजील। अगर क्वेश्चन आए कि विश्व के सभी देशों में मिलाकर किस देश में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, तो भारत में क्या पाई जाती है, भैंस। भैंस में फर्स्ट रैंक किसकी है, ये है भारत की। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व के सभी देशों में किस देश में सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है, तो ब्राजील में। ध्यान रखना, गाय में कौन है, ब्राजील है। गाय में कौन है, ब्राजील है। और भैंस में कौन है, अपना भारत है। सबसे ज्यादा भैंसें भारत में पाई जाती है। और पूरे संसार की लगभग 57% भैंसें कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व की 57% भैंसें कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्वेश्चन देगा, भारत में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है, गाय पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और पूरे संसार की अगर 100 भैंसें हैं तो उसमें से 57 भैंसें कहां पाई जाएगी, भारत में। तो विश्व में भारत में भैंसें पाई जाती है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक पशु कौन सा हो गया, गाय हो गई। और गायों की पूछे आपको, विश्व में सर्वाधिक गायें कहां पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है। फर्स्ट रैंक किसकी है, ब्राजील की है। लेकिन सेकंड जो रैंक है वो किसकी है, गायों में भी भारत की है। तो भैंसों में नंबर 1 कौन है, भारत। अगर बात कर ले भारत के 28 राज्यों की कि भारत में सर्वाधिक कौन सा पशु, तो वो तो हो गई गाय। लेकिन यहीं से क्वेश्चन आएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है, तो यहां पर आ गया क्या, यूपी। भारत में सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाएगी, यू पाएगी यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भैंसें। फर्स्ट रैंक किसकी है, यूपी की है। लेकिन सेकंड रैंक किसकी आएगी, राजस्थान की। किसकी आती है भैंसों में, राजस्थान। सेकंड रैंक आएगी राजस्थान की और फर्स्ट रैंक किसकी आएगी, यूपी की। तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में सर्वाधिक भैंसें यूपी में। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान, तो राजस्थान में यहां आ गया जयपुर, यहां आ गया जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें वो कहां पर आ गई, जयपुर के अंदर। तो 3 चीज याद रखना, विश्व में भारत नंबर 1 और पूरे संसार की लगभग 57% भैंसें कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है।
अगर भारत की पूछे तो आपको बताना है डायरेक्ट यूपी के अंदर सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, और अगर राजस्थान की पूछे तो राजस्थान में कौन आ गया, जयपुर। संसार में पूछे तो विश्व में सबसे ज्यादा पशु कौन से पाए जाते हैं, गाय। भारत में सर्वाधिक कौन से पशु पाए जाते हैं, गाय। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से पाए जाते हैं, बकरी। तो ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसी से भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखिए बात कर रहे हैं अपन पशु गणना 2020, पशु गणना 20वीं पशु गणना, और ये हुई थी 2019 के अंदर। ध्यान रखना यहां इंपॉर्टेंट है, जो 20वीं पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी, 2019 के अंदर। अगर 20वीं पशु गणना के अनुसार अपन बात करें तो पूरे भारत में कुल भैंसों की संख्या वो कितनी है, 10.98 करोड़। ध्यान रखना भारत में भैंसों की संख्या कितनी है, 10.98 करोड़। और ये बात कब की है, 20वीं पशु गणना के डाटा, अभी 20वीं पशु गणना के डाटा आ गए हैं, और अब लगातार 5 साल तक क्या होगी, पशुओं की यही सेम रहेगा गणना। तो भारत में भैंसों की संख्या कितनी होगी, 10.98 करोड़। अगर बात करें अपन राजस्थान में भैंसों की संख्या तो वो कितनी है, 1.37 करोड़। कितनी भैंसें हैं राजस्थान में, 1.37 करोड़। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है, वो आ गई 1.37 करोड़ भैंसों की संख्या। अगर बात करें अब राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहां पर है, वो कहां पर है, जयपुर में है। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और वो ये मिल सकता है भारत का जो कुल दूध उत्पादन है। देखो भारत में मान लीजिए अपन को 100 लीटर दूध पैदा हो रहा है, 100 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, तो कितने प्रतिशत योगदान भैंस के दूध का है, कितने। तो ध्यान रखना भैंस के, भारत के कुल दूध उत्पादन का भैंसों का योगदान कितना है, 52%। ध्यान रखना योगदान, अरे 52% योगदान किसका है, भैंस के दूध का है। भारत के कुल दूध उत्पादन का 52% योगदान किसके, भैंस के दूध का है। और 43 से लेकर 45% योगदान किसका है, गाय के दूध का है। साथ में 3 से 5% योगदान जो है अन्य पशु का है, जिसमें बकरियां भी आ गई, भेड़ें भी आ गई, इसके अलावा गधियां भी आ गई, इसके अलावा घोड़ी भी आ गई, ऊंटनी भी आ गई। तो भारत के कुल दूध उत्पादन का लगभग कितने परसेंट योगदान है, 52% योगदान किसके दूध का है, भैंस के दूध का। अगर बात करें गाय के दूध का तो लगभग 43 से 45%, और 3 से 5% योगदान किसका है, अन्य का। तो ये भी अपने बारे में बेसिक बात हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा, भैंस जो होती है उसमें एक तो होता है मध्यकाल, एक होता है मध्यचक्र। देखो एक तो होता है मध्यकाल, एक होता है मध्यचक्र, और एक होता है गर्भकाल। देखो 3 कॉमन नाम है, बहुत अच्छे नाम है, और तीनों नामों को अपन बात करेंगे। मध्यकाल क्या होता है, मध्यचक्र क्या होता है, और इसके अलावा गर्भकाल क्या होता है। मध्यकाल जो होता है भैंस का, वो होता है 12 से 36 घंटे, 12 से 36 घंटे। अगर मध्यचक्र की बात करें तो ये होता है 21 दिन का, औसत माना जाता है 20-21 दिन का। और गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। इनमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट मध्यकाल और मध्यचक्र में। अगर मान लो मध्यकाल क्या होता है, पहले तो मध्यकाल की बात करें। मध्यकाल बोलते हैं कोई भी मादा पशु संभोग करने की इच्छा प्रकट, कोई भी मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करने के जो लक्षण प्रकट करती है, वो क्या होता है, मध्यकाल। मतलब कोई भी मादा पशु है तो मध्यकाल के लक्षण क्या क्या होंगे। पहली बात तो बार बार वो पेशाब करेगी, पूंछ हिलाएगी, दूसरे पशुओं पे मतलब चढ़ जाएगी,
इसके अलावा अगर उसकी योनि से चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलेगा, इसके अलावा अगर बात करें बार बार रंभाएगी, तो वो क्या होता है पशुओं में मध्यकाल के लक्षण। और मध्यकाल के जो भी मादा लक्षण प्रकट करती है, उसके बाद में उन लक्षणों को आधार पर ही अपन उसको नर पशु के साथ संभोग क्रिया कराने के लिए लेके जाते हैं। तो यहां से कंफ्यूजन है। एक बार 2012 कृषि पर्यवेक्षक में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, भैंस में मध्यकाल का सर्वोत्तम समय कौन सा माना जाता है। अब देखो ये कोई मादा पशु है, ये भैंस है, और इसको मध्यकाल का लक्षण आ गए, और मान लो आज सुबह 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, और 6 बजे क्या किया इस भैंस ने, मध्यकाल के लक्षण प्रकट किए। अब 6 बजे के बाद में मध्यकाल की जो अवधि होती है 12 से 36 घंटे होती है। शाम को 6 बजेंगे तब कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। फिर कल सुबह के 6 बजेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। और उसके बाद में जब कल सुबह के 6 बजेंगे तब कितने हो जाएंगे, 36 घंटे हो जाएंगे। अब इस पीरियड के दौरान यहां से लेकर यहां तक ये हो गए 12 से 36 घंटे। तो इस पीरियड में क्या करेगी भैंस, योनि से उसके चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलेगा, बार बार रंभाएगी, पूंछ को हिलाएगी, दूसरे पशुओं पे चढ़ेगी। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब इन लक्षणों के आधार पर अपन क्या करेंगे, इसको नर पशु के साथ संभोग क्रिया कराएंगे। तो उस समय क्या होगी, गर्भ धारण करेगी, गर्भवती हो जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, सबसे सर्वोत्तम समय। अभी 6 बजे मान लो मध्यकाल के लक्षण प्रकट किया किसी भैंस ने, अगर आप 1-2 घंटे बाद में इसको नर पशु के पास लेके जाओगे तो वो भैंस क्या होगी, गर्भवती होने की संभावना कम हो जाएगी, कम रहेगी। लेकिन सबसे अच्छा टाइम कौन सा माना जाता है, देखो लास्ट इसका 36 घंटे यहां पर है, जो 18 से लेकर 24 घंटे का जो टाइम होता है, 18 भैंस में होता है 18 से लेकर 24 घंटे। मध्यकाल के लक्षण प्रकट करने के 18 से 24 घंटे क्या माना जाता है, भैंस का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस पीरियड के दौरान अगर आप नर पशु के साथ संभोग क्रिया कराते हो तो भैंस क्या होगी, गर्भ धारण कर लेगी। सबसे ज्यादा जो उम्मीद मानिए या सबसे ज्यादा जो सफलता का जो रेशियो होता है वो इस पीरियड के दौरान होता है। तो ये भैंस क्या होगी, गर्भ धारण कर लेगी। अब यहां से ध्यान रखना, तो ये तो कितना हो गया, 12 से 36 घंटे। अब एक आता मध्य चक्कर, हीट साइकिल जो होती है वो होती है 21 दिन की, भैंस में 21 दिन की होती है। अब ध्यान रखना यहां से लेकर मध्यकाल के लक्षण प्रकट किए 36 घंटे तक आई, लेकिन इस दौरान अगर अपन नर पशु के पास उस पशु को नहीं लेके जाते तो ये क्या होगा, मध्यकाल के लक्षण क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में ये भैंस फिर 21 दिन बाद में वापस लक्षण प्रकट करेगी। 21 दिन बाद में क्या करेगी, लक्षण प्रकट करेगी, वापस फिर नर पशु के पास अपन इसको लेके जाएंगे। तो ध्यान रखना मध्य चक्कर क्या हो गया, कितने दिन बाद में आएगा वापस, 21 दिन बाद में। मध्यकाल का समय क्या होता है भैंस में, 12 से 36 घंटे। और मध्यकाल का सर्वोत्तम समय क्या होता है, वो होता है 18 से 24 घंटे। तो ये थी अपनी बेसिक बात। गर्भकाल, अगर ये जो भैंस है अगर गर्भवती हो गई या इसने गर्भ धारण कर लिया तो ये कितने दिन बाद में ब्याएगी। मतलब यहां पर मान लो कोई भैंस गर्भवती हो गई, अब ये कितने दिन बाद में ब्याएगी, 310 दिन बाद में। 310 दिन की जो ये अवधि होती है, ये बीच वाली जो अवधि होती है वही क्या हो गया, गर्भकाल। मतलब गर्भ धारण करने के बाद बच्चा देने के बीच का जो समय होता है वो क्या हो गया, गर्भकाल हो गया। तो ये थी अपने भैंस के बारे में बेसिक बात। अगर बात कर ले अगर भैंस की, इसकी श्वसन गति कितनी होती है, श्वसन गति होती है जो भैंस की श्वसन गति, श्वसन गति की बात करें तो लगभग 16 से 20 मिनट, 20 इसकी जो श्वसन गति होती है भैंस की वो होती है 16 से 20, और वो 1 मिनट में कितने बार सांस लेती है, वो हो गई 16 से 20 बार। अगर बात करें इसके मास को, देखो यहां से क्वेश्चन आता है जेट लेवल के छोटे एग्जामों में, इसका जो मास, भैंस के मास को क्या कहा जाता है, और वो कहते हैं अपन बफन। बफन भी आ सकता है एग्जाम में, और एक और वर्ड है फ्लेश। ध्यान रखना, फ्लेश किसके मास को कहा जाता है, वो कहा जाता है भैंस के मास को क्या कहा जाता है, फ्लेश कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके बाद में आप बात करें, नेक्स्ट जो बात करें अपन जो भैंस होती है, अब बात करेंगे अपन भैंस का वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की होती है। तो बात करें अपन वर्गीकरण। देखो
भैंस का जो वर्गीकरण होता है, तो पहली चीज तो ध्यान रखना, भैंस जो होती है वो होती है दो प्रकार की। तो एक तो होती है, देखो भैंस कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। पहली जो भैंस होती है वो होती है जलीय, ध्यान रखना, एक भैंस हो गई जलीय, और एक जो होती है दलदली। एक भैंस होती है वो होती है दलदली, मतलब अपन इसको दलदली भी बोल सकते हैं, अपन कीचड़ वाली भैंस भी बोलते हैं, कीचड़। कीचड़ देखो, एक तो हो गई जलीय और एक हो गई दलदली। भैंसें दो प्रकार की होगी, जलीय और दलदली। जो भारत में पाई जाती है वो होती है जलीय। तो ध्यान रखना, जलीय भैंस कहाँ पाई जाती है, भारत में। अरे अपनी जो भैंसें होती है वो पानी में तैर लेती है, आपने भी तैराकी की होगी, जब आप कोई भी नाडा खाडा कोई तालाब होता है, भैंस कूद जाती है, पूंछ पकड़ के आप भी तैरते हो। तो ध्यान रखना, भारत में जो भैंसें होती है वो कैसी होती है, जलीय, मतलब तैरने वाली। और दलदली जो कीचड़ में कीचड़ी भैंस होती है, ये होती है कहां पर, विदेशों में। कहां पाई जाती है, विदेशों में पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, विदेशों में कैसी भैंस पाई जाती है, दलदली बोल सकते हो आप कीचड़ में। इनको तैरना नहीं आता, अगर ये किसी तालाब में गिर जाए तो ये मर के ही बाहर निकले, वैसे नहीं निकल सकती। अब ध्यान रखना, यहां से भारत में जो भैंसें पाई जाती है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, 50। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा भारतीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट बताओगे आप 50। अगर विदेशी भैंसों में पूछे तो कितनी होती है, 48। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48। ध्यान रखना, क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आपका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। लेकिन अगर अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दे कि विदेशी भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 48। अब देखो यहां से भारतीय जो भैंस होती है वो होती है दो प्रकार की। देखो जलीय भैंस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो भारी नस्लें, भारी नस्लें, और दूसरी जो होती है वो होती है हल्की नस्लें, हल्की हल्की नस्लें। तो भैंसें कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, जलीय और दलदली। भैंसें कितने प्रकार की, दो प्रकार की, जलीय और दलदली। लेकिन जलीय भैंस कहां पाई जाती है, भारत में, गुणसूत्र हो गए 50। और जलीय भैंस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, भारी नस्लें और हल्की नस्लें। अब आपको ध्यान रखना है, भारी जो नस्लें होती है भैंस की वो तीन होती है, तीन होती है भारी नस्लें। पहली होती है मुर्रा, दूसरी होती है नीली रावी, नीली रावी, और तीसरी जो नस्ल होती है वो होती है जाफराबादी, जाफराबादी, जाफराबादी। ये तीन नस्लें हैं भारत में भारी नस्लें। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एक चौथी नस्ल और दे देगा, एग्जामिनर दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हल्की नस्ल है, और ध्यान रखना यहां पर दे देगा मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी या फिर सूरती। तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा, सूरती। तो दिमाग में तीन नस्लें कौन कौन सी, भारी नस्लें कौन कौन सी है, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। इसके अलावा जितनी भी नस्लें बच गई, जैसे मान लो सूरती बच गई, ये हल्की में आएगी। इसके अलावा महसाना बच गई, महसाना। इसके अलावा भदावरी बच गई, भदावरी। नागपुरी बच गई, नागपुरी, टोडा। ये जितनी भी नस्लें हैं ये सब कैसी है भारत में, और बाकी की हल्की नस्लें। तो भैंसें कितनी प्रकार की, दो प्रकार की, जलीय और दलदली। गुणसूत्र जलीय में 50, दलदली में 48। जलीय भैंस कितने प्रकार की, दो प्रकार की, भारी नस्लें और हल्की नस्लें। भारी नस्लें कितने पर, तीन, कौन कौन सी, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। हल्की नस्लें कौन कौन सी आएगी, सूरती, महसाना, भदावरी, नागपुरी, टोडा, और भी आपको जो भी याद है वो सब की सब कैसी आएगी, हल्की नस्लें आएगी। अब यहीं से आपको एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अगर अपने सिलेबस में वैसे नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर विदेशी नस्लों की आपसे पूछ ले, जो विदेशों में पाई जाती है वो कैसी होती है, दलदली। अगर विदेशी नस्लें एक ही प्रकार की होती है, और विदेशी नस्लों का अगर वर्गीकरण आपसे पूछ ले तो बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है कारोबाऊ। ध्यान रखना, कारोबाऊ, कारोबाऊ। एक और कवाई जवन, कवाई जवन, जवन। एक और सिन्हाला, ये इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, सिन्हाला, सिन्हाला। ब्राजील का लाल, ब्राजील का काली,
ये सब नस्लें हैं। आप लिख सकते हो ब्राजील का लाल, ब्राजील का लाल, ये सब कैसी है, विदेशी नस्लें हैं, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों आज अपन ने बात की भैंस के बारे में बेसिक बात, कल अपन एक एक नस्लों के बारे में बात करेंगे। जैसे मुर्रा, पहले अपन पढ़ेंगे भारी नस्लें, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन हल्की नस्लें। तो ध्यान रखिए, कल सुबह मिलते हैं अपन और कल बात करेंगे नेक्स्ट